बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए MCQ टाइप प्रश्न, यानी कि आज हम सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में MCQ टाइप प्रश्न, जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि ये क्लास जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। और जिन यूनिवर्सिटी में MCQ टाइप प्रश्न होने हैं उनके लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। देखिए, ये क्लास जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और ये हमारी दूसरी क्लास है। आज हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप की न्यू क्लास यानी दूसरी क्लास है, और आज हम MCQ टाइप प्रश्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्लास का टाइमिंग आपको बता देते हैं, यूट्यूब पर आपके रोज़ शाम 7 बजे आपकी बॉटनी की क्लास होगी, और केमिस्ट्री की क्लास अपने निर्धारित समय 8 बजे चलेगी, और फिजिक्स की क्लास रोज़ रात 9 बजे चलेगी। मैथ की क्लास के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और जूलॉजी की क्लास सुबह 7 बजे संचालित की जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड चैप्टर, आपके फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज इस श्रृंखला में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे। आपको देखने को मिलेगा कि इस श्रृंखला से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द शेप ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल इज, यानी SiO2 अणु का आकार आपको बताना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको SiO2 मॉलिक्यूल का आकार बताना है। तो प्रश्न आपको देखिए, इसमें सबसे पहले आपको SiO2 मॉलिक्यूल का जो है स्ट्रक्चर बना लेना है। तो सबसे पहले SiO2 मॉलिक्यूल जो केमिकल फार्मूला होता है SiO2, इसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? लीनियर होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी इसकी लीनियर होती है। और अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की यानी संकरण की, तो संकरण जो होगा इसमें मेरे प्यारे दोस्तों वो संकरण होगा sp संकरण। ठीक है, SiO2 मॉलिक्यूल में जिसका संकरण होगा वो संकरण जो है क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी शेप इसका क्या होगा? लीनियर। ये आंसर हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन द बेंजीन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज, यानी कि इसमें पूछा गया है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु की जो संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी। आपको बताना है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम की संकरण संख्या। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो बेंजीन का सबसे पहले जान लेते हैं, जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रत्येक कार्बन की अगर बात करें तो प्रत्येक कार्बन की जो संकरण संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी sp2, यानी कि बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन एटम की जो संकरण संख्या होगी वो sp2 होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है इसका बॉन्ड एंगल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, तो बेंजीन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी बात आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके MCQ टाइप प्रश्न में आएंगे। आप लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लाया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप लोग सभी लोग अपना प्यार इस वीडियो पर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर प्रश्न। ठीक है,
तो आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं इसका एक विस्तृत क्लास मैं आप लोग को देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने आप लोग को थ्योरी की क्लास जब पढ़ाई थी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के थ्योरी की क्लास देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के तौर पर चला रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कंफर्म ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। जो आवश्यकता है वो मैं बताते चलता हूँ, आप लोग उतना क्लियर करिए। चलिए, तो आपको बताना है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बेंजीन में जो है सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होती है वो 12 होती है, यानी 12 सिग्मा पाया जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड पाया जाएगा। कितनी? 3 पाई बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न को ध्यान देते हुए 4 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड इज द ग्रेटेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किनमें दो सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, के बीच के कोण जो होंगे वो सबसे अधिक होंगे। यानी ये 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि इनमें से दो सहसंयोजक बंध, देखिए CH4 CH3 CO2 H2, तो इनमें आपको बताना क्या है कि इनमें से दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का कोण किसमें सबसे अधिक होगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोग बताएंगे 4 नंबर का आंसर। 4 नंबर का आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा CO2। CO2 में जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे अधिक होगा, यानी कि सहसंयोजक बंध के बीच की बात किया जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सबसे ज़्यादा अधिक होगा, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो सी नंबर जो 5 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके PDF के लिए आपको करना क्या होगा? इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको सारे PDF प्राप्त होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन और ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ने के लिए 9984947535 पर आप कॉल करके और अपना नाम कन्फर्म कराइए, आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न की। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 अणु का आकार क्या होगा? NH3 अणु का जो आकार होगा वो क्या होगा आपको बताना है, यानी कि अमोनिया अणु का आकार बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन आपसे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रायंगुलर, बी ऑप्शन दिया गया है टेट्राहेड्रल, सी दिया गया है पिरामिडल एंड डी दिया है प्लेनर, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अमोनिया है, अमोनिया अणु का जो शेप होगा वो क्या होगा। तो अमोनिया अणु का जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है। क्या होता है? पिरामिडल होता है। इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है और ये सभी प्रश्न जो है अधिकांश आपको देखेंगे कि DDU यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। DDU देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है DDU यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसका मैंने सॉल्यूशन आप लोग को करा दिया है। क्वेश्चन पेपर के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट चैनल आंसर की DDU यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा या चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पूछा गया है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है। इनमें से आपको बताना है अनुचुंबकीय, कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न पहला दिया गया है O2, दूसरा दिया गया है O2+, सी ऑप्शन दिया गया है O2-,
और डी ऑप्शन दिया गया है O2 2 माइनस। तो आपको इसका आंसर करना है, तो सभी लोग को पता होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। चलिए इस प्रश्न का जवाब मैं आप लोग को दे देता हूँ। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 7 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन इज, यानी कि N2+ आयन नाइट्रोजन में आबंध क्रम बताना है आपको। नाइट्रोजन में आबंध क्रम क्या होगा? तो नाइट्रोजन की बात किया जाए अगर, तो नाइट्रोजन में जो आबंध कोण होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है 2.5। क्या होता है? 2.5 होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न आज मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ, कल आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, आप सबके लिए मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो पर, और चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ MOT, यानी कि आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार या आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर सह संयोजक अणु का बंधन क्रम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका, कार्बन ऑक्साइड मॉलिक्यूल का बताना है, किसके आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर आपको इसका आंसर लगाना है। चलिए तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए 8 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 हो जाएगा। जो CO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण ऑफ द कार्बन CO2, यानी कि CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन क्या होगा। CO2 में कार्बन का संकरण आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ करके फिर ही आंसर करिए। CO2 में कार्बन का संकरण पूछा गया है, तो CO2 में जो कार्बन का संकरण है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए संकरण निकालने के लिए मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था, Z=1/2 नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, यानी कि आउटर मोस्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी मॉलिक्यूल के, प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या, प्लस नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप इसमें देख पाएंगे कार्बन के आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सबसेल में सबसे पहले आप कार्बन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके जो लास्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वो, और मोनोवैलेंट एटम यानी कि ऑक्सीजन। मोनोवैलेंट एटम क्या है, तो सबसे पहले मैं मोनोवैलेंट एटम की बात मैं कर लेता हूँ। मोनोवैलेंट एटम ये होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये क्या है, ये मोनोवैलेंट एटम हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आप कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 6 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2, यानी जो इसके आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप यहाँ पर 2 + 2 यानी कि 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे निकालने की कैसे निकालते हैं। देखिए Z=1/2 और आउटर मोस्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम की संख्या 2, तो 2 2 4, 1/2 × 2, 2 2 4, 2 दूनी 4, यानी Z की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, Z की वैल्यू 2। तो जब Z की वैल्यू 2 आए तो जो संकरण होगा वो क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए। जब Z की वैल्यू 2 आए तो संकरण जो होगा वो क्या होगा, sp संकरण होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप संकरण निकालना सीख जाएंगे और आसानी से इस फार्मूले की मदद से आप लोग संकरण निकाल पाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार फार्मूला मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। देखिए फार्मूला नोट कर लेंगे आप लोग। करना क्या है, Z इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आउटर मोस्ट, किसी भी मालिक्यूल के आउटर मोस्ट सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, प्लस मोनोवैलेंट एटम की संख्या, या अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसका जो फार्मूला निकाल देंगे, इस फार्मूले पर आधार पर जो है निकाला जाएगा। अगर Z की वैल्यू 2 आती है तो संकरण sp, अगर 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3, अगर 5 आती है तो spd2। ठीक है, इस प्रकार से Z की वैल्यू पर निर्भर करता है आपका संकरण। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप सभी लोग। पूछा गया है कार्बन एटम इन ग्रेफाइट द हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु है उसका संकरण आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, तो इसका जो संकरण बनेगा वो बनेगा sp2। क्या बनेगा, sp2 इसका संकरण बन जाएगा। जैसे कि आप सब लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न को सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया है कार्बन एटम इन द ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु का संकरण होगा वो हो जाएगा sp2। सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, और 11 नंबर आप प्रश्न सभी लोग करेंगे। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित अणुओं में उच्चतम बंध कोटि, निम्नलिखित अणुओं में उच्चतम बंध कोटि किसका है। बंध कोटि आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपसे दिया गया N2, H2, O2 और NO। मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये DDU यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर सभी लोग करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 11 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें आपको बताना यानी कि नाइट्रोजन का जो है बंध कोट यानी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा नाइट्रोजन का वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो है आपको PDF मिलेगा तो PDF में आंसर शीट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न आपसे। 12 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, एन ऑर्बिटल इज द शेप अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज। कक्षक के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान है, कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता अधिक होगी, यानी कि मैक्सिमम होगी। क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप सबको मिल गया होगा। ठीक है, कि एन ऑर्बिटल इज द शेप अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है, द px py एंड pz ऑर्बिटल। यहाँ पर ऑर्बिटल दिया गया है और आपसे पूछा गया द px py एंड pz ऑर्बिटल आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल एज दे है px py एंड pz। यानी कि हिंदी में समझ लेंगे आप लोग, दिया गया है px py और pz कक्षक को डीजनरेट कक्षक कहा जाता है। डीजनरेट कक्षक क्यों कहा जाता है, आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए पूछा गया है px py एंड pz ऑर्बिटल को डीजनरेट कक्षक क्यों कहा जाता है। तो इसको डीजनरेट कक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी,
इसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। देखिए इसको डीजनरेट कक्षक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है, सबके इक्वल होती है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है। द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन। इसका मतलब है कि आणविक कक्षकों के पार्श्ववर्तीय अतिव्यापन से क्या बनता है। तो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो गिवन करता है, क्या देता है, वो हमें गिवन करता है पाई बॉन्ड। क्या, पाई बॉन्ड हमें गिवन करता है, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बॉन्ड। इस प्रकार आपको आंसर दिख रहा होगा, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई बॉन्ड। लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संकरण पूछा गया है, एसिटिलीन में संकरण। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटिलीन इज, एसिटिलीन में संकरण अवस्था क्या है। तो एसिटिलीन अणु में जो संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, एसिटिलीन इसमें जो संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, वो होगी sp संकरण होगी। क्या होगी, sp संकरण होगा, ठीक है। चलिए एसिटिलीन में संकरण की अवस्था आप सबको पता चल गया क्या होगा, sp संकरण। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप 16 नंबर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतलीय अणु है। समतलीय अणु पूछा गया आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ऑप्शन आपसे दिया गया फार्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम फार्मल्डिहाइड को चेक करेंगे कि क्या फार्मल्डिहाइड का जो है आकार है वो समतलीय है या नहीं। तो फार्मल्डिहाइड का जो आकार होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। चलिए एसीटोन की बात करें अगर, तो एसीटोन का भी जो शेप है वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और अब हम क्या, फार्मिक एसिड, अब है सी नंबर आपका फार्मिक एसिड। तो फार्मिक एसिड का जो शेप होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवरेटेड बाई। फजान के नियम के अनुसार सहसंयोजी बंध समर्थित होता है। चलिए जब फजान्स रूल हमने आपको बताया था, फजान्स रूल की क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनमें लिखित परीक्षा होनी है उनमें भी पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अगर आपसे होते हैं आपके एग्ज़ाम में, जिनमें भी दिया गया है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 17 नंबर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप चेक करेंगे, पूछा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। फजान के नियम के अनुसार सहसंयोजी बंध जो है वो समर्थित होता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, फजान के रूप में क्या होता है, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन नहीं होता है, ठीक है। फिर है लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन, ऐसा भी नहीं होता है। स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन, ये भी नहीं होता है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको पता है कि फजान्स के नियम में जो आपका एनायन है वो क्या होगा, जो ऋणायन की संख्या होती है धनात्मक वो बड़ा होता है और पॉजिटिव जो होता है वो छोटा होता है। इस कारण जो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यही क्रम है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फजान के नियम के अनुसार सहसंयोजी बंध जो समर्पित होता है स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन में। चलिए
18 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। पूछा गया अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आप अबाउ प्रिंसिपल के आधार पर एनर्जी जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो फिल होती है ऑर्बिटल में, आधार पर एनर्जी के आधार पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में एनर्जी के क्रम में जाते हैं, उनकी एनर्जी के आधार पर जो है कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और कौन ऑर्बिटल में कौन सा बाद में जाएगा, ये अबाउ प्रिंसिपल तय करता है। तो इसमें पूछा गया है कि अबाउ प्रिंसिपल के आधार पर करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो आपको पता है करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा। पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद में आएगा 4s2। क्या आएगा 4s2, फिर आएगा 3d10। तो आपको पता चल गया यहाँ पर पहले 3d 4s 4p ऑर्बिटल तो दिया गया है, लेकिन जो इसका सही क्रम होगा वो क्या होगा, चलिए सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले 4s, फिर चलिए आंसर करेंगे सभी लोग 18 नंबर प्रश्न का। पहले 4s, तब 3d, तब फिर यहाँ पर 4p होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4p होना चाहिए। पहले 4s तब 3d आएगा। आप एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप लोग एनर्जी निकालेंगे, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप अबाउ प्रिंसिपल मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया है, तो एक बार रिवीजन अबाउ प्रिंसिपल का कर लीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको इसका क्रम पता है, अबाउ प्रिंसिपल का क्रम क्या होता है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी के आधार पर जो है इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम टर्म फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज गवर्नड बाई, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट का टर्म है उसका जो सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो है किसके आधार पर, यानी कि 4 इसमें प्रिंसिपल के नाम दिए गए हैं, हाइगेंसबर्ग प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल और पाउली सॉल्यूशन। यानी इनमें से किसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट में किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसमें जो मेन रोल काम करता है वो आप अबाउ प्रिंसिपल काम करता है। क्या करता है, आप अबाउ प्रिंसिपल, यानी आप अबाउ प्रिंसिपल के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉन का जो है आदान प्रदान करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑर्बिटल में जाएगा, कौन सा ग्राउंड स्टेट में जाएगा, कौन सा एग्जिस्टिंग स्टेट में जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाय, यानी आणविक कक्षीय सिद्धांत मुख्य रूप से विकसित किया गया था। आणविक कक्षा का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से मूल्यांकन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। दोस्तों आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपके पहले चैप्टर बाय चैप्टर जैसे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करा दूं, ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर करे रहेंगे तो अगर इनसे 5 भी प्रश्न, अगर 20 प्रश्न मैंने कराए हैं, आज की इस क्लास में मैंने 20 प्रश्न चूज किए हैं। अगर ये 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, 20 प्रश्न में से अगर 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनने वाले हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है, पहला है आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, दूसरा है जो अभी मैंने सॉल्व कराया आपको सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा जो आपका टॉपिक है वो है S&P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ आपको इन 3 चैप्टर पर अगर जिन्होंने फोकस कर दिया, अगर इनऑर्गेनिक जिनका तैयार हो जाएगा MCQ, वो मानकर चलिए कि इनका 50% क्वेश्चन यहीं से आना है। इनऑर्गेनिक से 50% आएगा, ऑर्गेनिक और फिजिकल से 50% आएगा। ठीक है, तो यानी कि अकेले 50% कवर कौन कर रहा है, 50% अकेले कवर कर रहा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जब DDU का पेपर नहीं हुआ था तब भी, और आज भी मैं बता रहा हूँ जब हो गया है तब भी, क्योंकि इसमें देखने को मिला, मुझे आपको देखने को मिलेगा DDU के पेपर में आप
इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो आपके पहले और दूसरे चैप्टर यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के पहले और दूसरे चैप्टर से पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपका तीसरा चैप्टर जिसमें संकरण, सबसे ज़्यादा संकरण निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको तैयार करना है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, और साथ ही साथ आपको डाईपोल मूवमेंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? डाईपोल मूवमेंट आपको तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आप लोग मजबूत करिएगा, तैयार करिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे हम तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और तीसरा चैप्टर थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो इसलिए उसके हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले, MCQ टाइप प्रश्न उसके कराने वाले, सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और रिटन पैटर्न की क्लास भी कल चलेगी, यानी ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों क्लास कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।